हिमपुरा गांव की गलियां सर्द हवाओं से ठंडी हो रही थीं। मौसम में ठंड का असर साफ दिख रहा था। हर तरफ हल्की बर्फ और ठंडी हवा थी। लोग अपने अपने घरों में आग के पास बैठकर गर्मी ले रहे थे। रघु और मोहन रघु के घर के सामने ही थोड़ी लकड़ियां लेकर आग जलाए बैठे थे। हाथ और पैरों को आग के पास रखकर दोनों अपनी सांसों से निकलती धुएं की गर्मी ले रहे थे। मोहन ने घबराते हुए कहा, रघु, तुमने सुना? सेठ ने सारे मजदूरों को बुलाया है। आज हमें भी बुलाया है। रघु ने आग की लौ की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, सुना मैंने, पर क्यों बुलाया है? कोई काम गड़बड़ हो गया क्या? मोहन ने डरते हुए सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, पर लगता है कुछ गंभीर बात करनी है। ठीक है, डर मत, हम मिलकर ही सामना करेंगे। चलो थोड़ी देर में निकलते हैं। दोनों आग की गर्मी के पास बैठकर थोड़ी देर और चुपचाप बैठे रहे, अपनी घबराहट को संभालते हुए और सोचते हुए कि सेठ ने उन्हें बुलाने का कारण क्या हो सकता है। फिर वह दोनों थोड़ी देर में निकल पड़ते हैं। हवा और ठंड बहुत तेज लग रहे थे। वह दोनों सेठ के घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बहुत ठंड और कोहरा पड़ रहा था। वह सेठ के पास पहुंचे। सेठ ने सभी मजदूरों को देखा और गंभीर स्वर में कहा, ठंड बहुत ज्यादा है, काम कोई नहीं कर पा रहा। कल से तुम लोग काम मत आना, मैं भी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। रघु ने झुंझलाते हुए कहा, सेठ, ऐसा मत कीजिए। हमारा गुजारा तो आपके काम से चलता है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। मोहन ने भी हाथ जोड़कर कहा, हाँ सेठ, थोड़ी मोहलत दीजिए। हम किसी भी तरह मेहनत करेंगे। अगर कोई गलती हो तो माफ कर दीजिए सेठ। मैं जो बोल रहा हूँ वह सुनो। कल से कोई काम पर मत आना, ठीक है? जाओ कहीं दूसरा काम ढूंढ लो। लेकिन सेठ ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। रघु और मोहन निराश होकर घर लौटे। ठंडी हवा में उनका मन भारी और चिंतित था। वह घर लौटते समय आपस में बातें कर रहे थे। भाई अब क्या करें? कहाँ जाए काम ढूंढने? ठंड में कौन काम देगा हमें? कोई बात नहीं, घर चल के सोचेंगे कि क्या करना है और क्या करेंगे। अब जल्दी चलो, घर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रहा है। रघु घर पहुंचा। मीना उसकी चिंता भरी आंखों को देखकर बोली, क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों हो? रघु ने सारी बातें बताईं। मीना ने गहरी चिंता के साथ कहा, जी, हमारे पास राशन केवल एक दिन का है। अब काम नहीं होगा तो हम ठंड में और भूखे कैसे रहेंगे? रानी का क्या होगा? रघु ने गहरी सांस लेकर कहा, मीना, मैंने सेठ से कुछ पैसे ब्याज पर ले लिए हैं। इससे कुछ दिन गुजारा चल जाएगा। मीना ने उसका चेहरा देखते हुए कहा, ठीक है जी, लेकिन अब हमें हर खर्च सोच समझकर करना होगा और रानी का अच्छे से ख्याल रखना होगा। रानी बिस्तर पर सोई हुई थी और वह दोनों उसे देख रहे थे। ठंड बहुत ज्यादा थी। आधी रात जैसा अंधेरा था। आंगन में ठंडी हवा चुपचाप घूम रही थी। चूल्हे की धीमी आंच पर रघु की पत्नी रोटियां सेक रही थीं। जलती लकड़ियों की आवाज सन्नाटे को तोड़ रही थी। उसी वक्त रघु खाट पर करवट बदलते हुए उठ बैठा। उठ गए जी, खाना बस तैयार है। आज खेत जल्दी पहुंचना है। दिन निकलने से पहले काम शुरू करना होगा। वह आंगन में आकर बैठ गया। पत्नी ने उसके सामने थाली रख दी। रघु गरम रोटी तोड़कर खाने लगा। भाप उठती रोटी ठंड को थोड़ी देर के लिए भुला रही थी। खाते हुए वह बोला,
ठंड बहुत है, लेकिन अगर मेहनत छोड़ दी तो हालात और बिगड़ जाएंगे। पत्नी ने धीमी आवाज में कहा। मैं जानती हूँ, इसी मेहनत से ही हमारी उम्मीद टिकी है। खाना खत्म करके रघु खड़ा हुआ और बाहर की ओर बढ़ा। पत्नी ने पीछे से कहा, ध्यान रखना, शाम तक लौट आना। और अंधेरे खेतों की ओर चल पड़ा। दिन भर वह खेत में जुटा रहा, मिट्टी, बीज और ठंड से लड़ता हुआ। शाम ढले वह थका हुआ घर वापस आया। पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। उसने कहा, आज बहुत मेहनत हो गई होगी, है ना? अंदर चलो, आराम कर लो। एक दिन सेठ अचानक गांव लौट आया। वह रघु के घर के सामने खड़ा हुआ और जोर से बोला, रघु, बाहर आओ, मेरे पैसे मुझे दे दो। आवाज सुनते ही रघु चौंक गया। वह उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। झांक कर देखा, सेठ सामने खड़ा था। रघु वापस अंदर आया और धीमी आवाज में बोला, मीना, सेठ आ गया है, पैसे लेने आया है। मीना का चेहरा उतर गया। वह घबरा कर बोली, रघु, अगर पैसे दे दिए तो हमारा गुजारा कैसे होगा? ठंड बढ़ रही है, रानी और हम क्या खाएंगे? रघु ने सिर झुका लिया। कुछ पल चुप रहने के बाद गहरी सांस लेकर बोला, मुझे भी डर लग रहा है मीना, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा। सेठ को पैसे देने ही होंगे। सुनो मीना, पैसे दे दो। सेठ पैसे लिए बिना नहीं जाएगा। मीना उसे पैसे देती है, लेकिन आधे पैसे ही देती है और वह पैसे लेकर बाहर जाता है। वह बाहर आता है और सेठ को पैसे देने लगता है। सेठ आधे पैसे देकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, आधे ही पैसे क्यों दे रहे हो? हमें पूरे पैसे चाहिए। सेठ, इस समय यही पैसे हैं, हमें कुछ दिन की मोहलत दे दो। ठीक है, ठंडी के वजह से हम तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों की मोहलत दे रहे हैं। ये जो फसल है, इसे जल्दी से बेचकर मेरे पैसे लौटा दो, वरना मैं तुम्हारे घर में कब्जा कर लूंगा। और सेठ यह कहकर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों की सुबह अलग ही थी। आसमान धुंध से ढका था। हवा बर्फ जैसी चुभ रही थी। रघु घर से बाहर निकला तो उसके पैरों के नीचे जमीन पत्थर जैसी सख्त थी। चारों तरफ सफेदी ही सफेदी, खेत, मेड़, पत्ते सब बर्फ में दबे हुए। रघु खेत की ओर भागा। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उसकी सांसें भारी होती चली गईं। खेत में पहुंचते ही रघु वहीं रुक गया। हरी भरी फसल अब बर्फ के नीचे मरी पड़ी थी। रघु की आंखों में आंसू भर आए। उसके हाथ कांप रहे थे। धीमी आवाज में वह बोला, सब खत्म हो गया। उसके मन में मीना और घर की हालत घूमने लगी। दिल जैसे अंदर से टूट गया हो। रघु भारी कदमों से घर लौटा। मीना चूल्हे के पास बैठी थी, ठंड से सिकुड़ी हुई। रघु का चेहरा देखकर वह सब समझ गई। मीना ने डरते हुए पूछा, फसल? रघु ने बस सिर हिला दिया। घर में गहरी खामोशी छा गई। उसी दोपहर बाहर से भारी आवाज आई, रघु! रघु चौंक गया। दरवाजा खोला तो सामने सेठ खड़ा था, कठोर आंखों और सख्त चेहरे के साथ। सेठ बोला, मेरे पैसे दो, अब बहुत हो गया। रघु ने थरथराती आवाज में कहा, सेठ जी, ठंड ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं अभी पैसे नहीं दे सकता। सेठ ने जरा भी दया नहीं दिखाई। उसने सख्त लहजे में कहा, बहाने मत बनाओ। सेठ ने उंगली उठाकर कहा, मैं तुम्हें सिर्फ 10 दिन देता हूँ। अगर तब तक पैसे नहीं मिले तो अंजाम बुरा होगा।
यह कहकर वह मुड़ गया और चला गया। उसके कदमों की आवाज रघु के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। सुबह की ठंडी हवा रघु के कच्चे घर के आंगन में घूम रही थी। रघु घर के सामने खड़ा दूर कहीं देख रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन हार नहीं। उसने मन ही मन ठान लिया था, अब बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा। रघु घर के अंदर गया। मीना चूल्हे के पास बैठी थी। रघु ने धीरे से कहा, मीना, जो थोड़े पैसे बचे हैं उनसे मैं घर के सामने चाय और समोसे की छोटी सी दुकान खोलना चाहता हूँ। मीना ने चौंक कर उसकी ओर देखा, फिर कुछ पल सोचकर बोली, जी हालात मुश्किल में हैं, लेकिन यह कोशिश सही दिशा में है। मीना की आवाज में डर था और भरोसा भी। रघु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ मीना, अब हम खुद मेहनत करेंगे, बाकी भगवान देखेगा कि हमारी मदद कैसे होती है। मीना की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा शायद अंधेरे के बाद सुबह आने वाली है। अगली सुबह घर के सामने एक छोटी सी मेज, चाय का भगोना और गरम समोसों की खुशबू फैल गई। ठंडी हवा में उबलती चाय की भाप उठ रही थी। रघु खुद चाय बना रहा था और मीना समोसे तल रही थी। पहले एक दो राहगीर रुके, फिर मजदूर आए। रघु ने उन सबको चाय दी और समोसे दिए। कुछ ग्राहकों ने चाय और समोसे खाकर बोले, चाय बढ़िया है रघु भैया। हाँ भैया, समोसे स्वादिष्ट और गरम है, मजा आ गया। धीरे धीरे दुकान के आगे भीड़ लगने लगी। रघु अपने दुकान पर सभी ग्राहकों को देखा। ठंडी हवा में गरम चाय और ताजे समोसों ने लोगों का दिल जीत लिया था। और मीना ने रघु की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि उम्मीद थी। यह सिर्फ एक दुकान नहीं थी, यह उनके जीवन की नई शुरुआत थी। का समय था। ठंडी हवा अब भी हल्की हल्की चल रही थी। रघु घर के बाहर बैठा चाय का कप थामे दुकान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन चेहरे पर हिम्मत साफ झलक रही थी। मीना अंदर से आवाज देती है, मीना धीमे स्वर में, जी आज सेठ आने वाला है, सब पैसे पूरे हैं ना? हाँ मीना, एक एक पैसा मेहनत से कमाया है, आज बात खत्म हो जाएगी। तभी सेठ वहां पर आ जाता है और रघु के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आवाज में वही पुरानी कठोरता थी। रघु, मेरे पैसे तैयार हैं या नहीं? रघु बिना घबराए खड़ा होता है। वह अंदर जाता है। पैसे को उठाता है और बाहर आकर सेठ के सामने आता है। पैसे लेके रघु शांत हाथों से पैसे गिनकर सेठ को देता है। सेठ ध्यान से नोट गिनता है। एक पल के लिए उसका चेहरा सख्त रहता है, फिर धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। सेठ थोड़ा बदलते स्वर में, सब पूरे हैं। लगता है तूने सच में मेहनत की है। हाँ सेठ जी, मुश्किलें बहुत थीं, पर हिम्मत नहीं हारी। सेठ पैसे संभालकर जेब में रखता है। वह एक बार रघु को देखता है, फिर बिना कुछ कहे मुड़कर चला जाता है। उसके जाते ही आंगन का बोझ जैसे हल्का हो जाता है। मीना और रानी बाहर आ जाती हैं। मीना की आंखों में राहत के आंसू थे। रघु दोनों की ओर देखता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, देखो, हमारी मेहनत और धैर्य ने हमें ठंड और हर मुश्किल से बाहर निकाल लिया। मीना सिर हिलाकर कहती है, सच है जी, हार न मानने वाला ही जीतता है।